ये जो ट्रेड सर्टिफिकेट का जो आज सिस्टम इतना बवाल मचा हुआ है, इसकी मांग करने वाले लोग हैं हम तो। कम से कम आज इज्जत से हमें पहचाना जाएगा। मैं आपको बता दूं कि डायमंड जो है उस पर इंडिया में टैक्स लगता है 1.5%। 1.5% टैक्स डायमंड पर है। गोल्ड ज्वेलरी पर 3% लगता है और गाड़ियों पर 18%। 18% टैक्स लगता है। इनको बोला गया अवैध। क्या अवैध है यार? गाड़ी रजिस्टर्ड सरकार ने की, जब हम बेचेंगे तब सरकार उसे ट्रांसफर करेगी। IRDA की जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है, वो उसका इंश्योरेंस करती है। सरकार का जो पॉल्यूशन सिस्टम है जो भी बनाया हुआ है, वो लोग उसका पॉल्यूशन चेक करते हैं। रोड पे गाड़ी चल रही है, सरकार को टैक्स जा रहा है। अब वो अवैध हम कहाँ से हो गए? हम अफीम बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया। प्री ओन्ड कार बाजार एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री का दर्द क्या है, इस इंडस्ट्री की पीड़ा क्या है, इसको समझने की कोशिश बहुत कम लोगों ने की है। और आज इसको समझते हुए मैं एक ऐसे शख्स के साथ आया हूं जो खुलकर उस पीड़ा के बारे में बात कर सकते हैं, और वो है महेश पारिक जी, जो यहाँ बहुत सारी लग्जरी गाड़ियों को बेचते भी हैं और इस पूरे व्यापार में बहुत सालों से हैं। और कहीं ना कहीं सर, ट्रेड लाइसेंस एक बहुत बड़ी पीड़ा बन चुका है। वो पीड़ा क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और उस पीड़ा पर कितना काम हो रहा है, क्या सरकारें सुन रही है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सुन रही है, RTO सुन रहा है, कोई सुन भी रहा है, या सब अनसुने होकर बैठे हैं। महेश सर हमारे साथ हैं, इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सर, क्या लगता है आपका इनिशियल इस पर क्या स्टैंड है? बंसाली जी, आज तक तो हम कभी आए नहीं मीडिया पे, और जैसा सरकार ने किया या जो कानून है, जैसा मौका मिला वैसा हम काम करते रहे और चल रहा था। अच्छा, हमें इस कानून का कोई विरोध नहीं है। ये जो ट्रेड सर्टिफिकेट का जो आज सिस्टम इतना बवाल मचा हुआ है, इसकी मांग करने वाले लोग हैं हम तो। कम से कम आज इज्जत से हमें पहचाना जाएगा। हमें सरकार एक टैग देगी कि हम ट्रेडर हैं, हमें लीगल राइट मिला खरीदने बेचने का। तो हमें इससे किसी तरीके की तकलीफ नहीं है। दर्द तो और बहुत सारे हैं। इससे पहले कई उल्टे सीधे कानून इस सिस्टम में ऐसे बने हुए हैं जिनको सरकार चाहे तो चुटकियों में खत्म कर सकती है, और उसके सबका फायदा होगा, समाज का होगा, सब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग खुश होंगे, एक सिस्टम बन जाएगा। लेकिन न जाने, मेरे ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और आप पहले आदमी है जिसने ये सवाल मेरे से किया। बात हो रही है प्री ओन्ड कार्स इंडस्ट्री में ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड सर्टिफिकेट की, और इससे होने वाले कई सारे ऐसी चीजों की जिससे आज इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं भेदभाव सा लग रहा है। इस इंडस्ट्री के साथ भेदभाव हो रहा है। एक सवाल सर मेरा यहाँ पर यह भी है कि जब सोना बिकता है, जब हीरा बिकता है, जो हाई ऑन लग्जरी आइटम है, हाई ऑन लग्जरी मतलब गाड़ियों से तो कई ज्यादा लग्जरी, उसमें GST ना के बराबर है, लेकिन आप पर टैक्स की इतनी मार है, और उसके ऊपर से मतलब गवर्नमेंट को इतना सारा पैसा देने के बावजूद कैसे ये इंडस्ट्री चल रही है, आप इसके बारे में समझाओ, और क्यों इसमें चेंजेस बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। बंसाली जी, आपने जो लाइनें बोली है ना, उसे देख के तो लगता है आप हमारे इंडस्ट्री के लिए देवता की तरह आए हैं सब। क्योंकि सब लोग जानते हुए ये लाइन किसी ने बोली नहीं है आज तक। और मैं पिछले 7-8 साल से GST पे कर रहा हूँ। हमें ये लाइन ही नहीं बोली किसी ने सुनी ही नहीं है हमारी बात। लग्जरी से कोई कंसर्न नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसी है रिसाइकल, हम उसके लिए काम करते हैं। ये जो बाहर गाड़ियां देख रहे हैं, ये किसी का सपना है, किसी की ख्वाहिशें हैं, किसी का ड्रीम है। कोई फोटो लगाता है अपने घर में कि मेरी ये BMW होगी, और उनके सपने नहीं पहुंच पाते। वो पुरानी गाड़ियां हम उनके लिए अच्छे से रिफअप करके वो सिस्टमेटिक वे में, कानून के वे में देते हैं। तो ये हमारा काम है। लेकिन GST को लेकर के आपने बड़ा अच्छी बात कही। मैं आपको बता दूं कि डायमंड जो है
उस पर इंडिया में टैक्स लगता है 1.5%। 1.5% टैक्स डायमंड पर है, गोल्ड ज्वेलरी पर 3% लगता है, और गाड़ियों पर 18%। 18% टैक्स लगता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती है। 18% टैक्स आप मेरे से गाड़ी लेंगे तो मैं आपसे नहीं लूंगा। अगर मैं किसी गाड़ी में 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो 18,000 रुपये पहले दूंगा सरकार को, मेरे हिस्से में से, मेरे प्रॉफिट में से मैं 18,000 रुपये पहले गवर्नमेंट को दूंगा। फिर जो मेरे पास बाकी के 82,000 बचते हैं, उसमें मेरा रेंट, किराया, जो भी है, स्टाफ सैलरी, उसके बाद जो 82% मेरे पास बचा हुआ है, उसमें जब मेरा 10 लाख हो जाएगा तो मेरा 30% उधर जाएगा। मतलब आधा तो मैं सरकार को दे रहा हूँ मेरे हिस्से में से। उसके बाद में जो लॉसेस हो और रहे जो हैं, बचा, हाँ, बड़ी लॉस में सरकार भागीदार नहीं है। सरकार मेरी दोस्त है, मेरी भागीदार है, मेरे प्रॉफिट की भागीदार है। कितनी बढ़िया यारी है मेरी सरकार के साथ। ये बात समझने वाली है इस इंडस्ट्री में कि लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो ओन करना है पूरी तरह से कार डीलर को, लेकिन 18% जीएसटी तो देना ही है, उसके बाद और पैसा भी देना है। सरकार से लगभग आधा पैसा शेयर करती है इंडस्ट्री। समझने वाली बात यह है कि हाई ऑन लग्जरी में जब हम जाते हैं, सोने, जवाहरात, हीरे, जिसको खरीदने के लिए बहुत बहुत ओवर लग्जरियस सेगमेंट ही खरीदता है उन चीजों को, तब 1-1.5% जीएसटी देना पड़ता है और गाड़ियों में 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। सर, यहाँ आपने एक बहुत बड़ी बात की। बड़ी बात इससे भी ज्यादा है। हाँ, 18% वाला सिस्टम नहीं है, वो 18% कैसे लगेगा ये बेचारे आम आदमी को तो पता ही नहीं। प्रॉफिट में से देना, और प्रॉफिट किसने तय करना? प्रॉफिट मुझे तय करना, मेरा तो छोटा मोटा काम है। इस सिस्टम को लागू करवाया दिल्ली में बैठे बैठे बड़े बड़े डीलरों ने, जिन्होंने 100 करोड़ की गाड़ी बेचनी है, वहां घोटाला करना है, टैक्स देना नहीं है सरकार को, नॉमिनल टैक्स देना है अपना प्रॉफिट कम बता के। अब आज की तारीख में हर चीज बड़ी सिंपल हो गई है, यूपीआई आ गया, हर चीज, हर जगह सुविधा। तो सिंपल सी बात, मैंने 1 करोड़ की गाड़ी बेची, सरकार मेरे से 1.5%, 2% जो भी टैक्स है वो फिक्स कर दे, वो पैसा जमा हो गया, काम खत्म। कितना सरल काम है। किसी ऐप पे मैं जाऊं कि मैंने इतनी गाड़ी बेची और मेरा टैक्स मैं जमा करा दूं। आपको मालूम है जितना टैक्स मैं सरकार को देता हूँ उतना पैसा मैं अकाउंट्स वालों को और चार्टर्ड अकाउंट को देता हूँ। परेशान रहता हूँ। मैं 2 घंटे काम करता हूँ, 2 घंटे अकाउंटेंट के साथ बैठता हूँ। यानी एक एक फिक्स चीज, कॉस्ट तो उतनी है ही, लॉस तो उतना है ही, लेकिन हेडेक। हेडेक उतना है ही, और जो प्रॉफिट हो रहा है उसका आधे आधे का आधा हिस्सा अब सरकार को यू के यू देना है। तो सर, इस इंडस्ट्री को बाहर से देखकर तो बड़ा जो लोग अच्छा। सोचते हैं कि बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर आके असली दर्द मालूम चल रहा है। अंदर जो बड़े डीलर हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं, राजनेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी नीचे के डीलरों में जितने भी पुरानी कार डीलर हैं, वो बेचारे आज भी एक छोटी सी जगह पे अपनी 10-20 गाड़ियां खड़ी करके बेच रहे हैं। आप बाहर जाके कार बाजार वालों को देखो, इनके सर पे छत भी नहीं है, तिरपाल और टीन शेड में गाड़ी खड़ी करके बेच रहे हैं, सड़क पे खड़ी करके बेच रहे हैं। अगर किसी ने कमाया होता तो क्या इनके महल, इनके शोरूम नहीं होते? सर, इतना सब कुछ इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस इन्वॉल्व है, जिसके अंदर आईआरडीए की पूरी रेगुलेटरी लगती है, आपके यहाँ एनजीटी इन्वॉल्व है। सब कुछ इन्वॉल्व होने के बावजूद भी क्यों इस इंडस्ट्री जो इतना बड़ा शेयर दे रही है सरकार को, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा? अब मैं आपको बता दूं इस इंडस्ट्री के बारे में, statica.com है, उस पर आप सर्च करेंगे। 342 मिलियन की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी। 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार इसमें मिलता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री का बड़ा सिंपल सा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। जीएसटी 1%, 2%, 3%, जो भी गवर्नमेंट को वाजिब लगे वो जांच कराए बिल्कुल। कि लोग क्या कमा रहे हैं, चेक करें। सिंपल टैक्स टैक्स सिस्टम सिंपल होना चाहिए, ट्रांसफर सिस्टम सिंपल होना चाहिए, हर चीज सिस्टम सिंपल होनी चाहिए, तो ये लोग जी पाएंगे। आपको मालूम पुरानी गाड़ी का काम कौन कर रहा है? कौन सर? एक मेरे जैसे लोग या बहुत से लोग जो नौकरी नहीं करना चाहते, सही बात। तो वो क्या करेंगे कि वो कहीं से गाड़ी लेंगे, हम्म। उसे अलग अलग जगह से कम 10 से 12 तरीके के इसमें डिपार्टमेंट शामिल होते हैं। जैसे डॉक्टर्स के लिए तो ऑप्थेल्मोलॉजी अलग है, बिल्कुल ईएनटी बिल्कुल। अलग, उसी तरीके से टायर अच्छा। शॉप, बॉडी शॉप, सस्पेंशन सिस्टम अलग जगह कुछ हो रहा होगा, इलेक्ट्रिशियन कोई अलग एक्सपर्ट है, इंजन का अलग एक्सपर्ट है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कोई अलग एक्सपर्ट है। इनमें कहीं कहीं जो जो छोटी मोटी कमियां, वो बंदा अलग अलग जाके उसको गाड़ी को तैयार कराने में 15 दिन लग जाते हैं उसे। हम्म। कहीं पैसा कोई नगद ले रहा है, कोई मजदूर नहीं लेता।
उसको इकट्ठा करता है वो यानी लाके। कितनी इंडस्ट्रीज इस एक इंडस्ट्री से चल रही है। सबको रोजगार मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। वहां से लाके उसे तैयार करा के जब वो लायक हो जाती है गाड़ी, तो किसी और को बेचता है। वो अपने खून पसीने की कमाई का पैसा ले रहा है। और आज इनको बोला गया अवैध। क्या अवैध है यार? गाड़ी रजिस्टर्ड सरकार ने की, जब हम बेचेंगे तब सरकार उसे ट्रांसफर करेगी। IRDA की जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है, वो उसका इंश्योरेंस करती है। सरकार का जो पॉल्यूशन सिस्टम है जो भी बनाया हुआ है, वो लोग उसका पॉल्यूशन चेक करते हैं। रोड पे गाड़ी चल रही है, सरकार को टैक्स जा रहा है। अब वो अवैध हम कहाँ से हो गए? हम अफीम बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया। बहुत वैलिड पॉइंट है और इसे समझना जरूरी है। इतनी इंडस्ट्रीज को काम देने वाली ये एक इंडस्ट्री जो कितनों का सपना पूरा कर रही है, और सरकार को शायद अब इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत देर से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत हाई टाइम हो चुका है, सोचना जरूरी है। जितनी भी बातें सरकार करती है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, हर वो काम ये इंडस्ट्री कर रही है। फिर क्यों इस इंडस्ट्री का साथ नहीं दिया जा रहा? सोना, चांदी, हीरा आप इतने कम GST लेकर बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री पे 18% क्यों? सर, इन सवालों को इस वीडियो के जरिए तो हम उठा ही रहे हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस वीडियो के बाद एक अलग लगनी चाहिए, एक ज्योति लगनी चाहिए तमाम सारे लोगों में, कि आवाज जो है वो एक कारवां की तरह बने और इस कारवां को सुना जाए? ये तो कॉमन दर्द है सर। लेकिन बोलते कॉमन लोग नहीं है, बोलते बहुत कम लोग हैं। डर इस लगता है विषय ना? पे डर लगता है, बिल्कुल सच डर बात लगता है। है। पहली चीज, ये जो नए जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर्स है, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ केंद्रीय मंत्रालय को। उन्होंने कम से कम वो इज्जत से जीने लायक तो बनाया। आज के बाद किसी के कार डीलर के बच्चों की शादी होगी तो कह सकता है कोई रजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर। उससे पहले इतना माल खरीदने के बाद भी उसे अवैध ही बोला जाता था। अभी बोला गया ना, ये करते क्या है? कम से कम हमारी पहचान बनी, अच्छी बात है। ऐसी कमियां, छोटी छोटी कमियां हैं जो चुटकियों के अंदर गवर्नमेंट दूर कर सकती है। अब इंश्योरेंस देखिए, नियम ये है कि सबसे पहले हम RTO से गाड़ी ट्रांसफर कराएं, उसके बाद हम जाएं इंश्योरेंस ट्रांसफर करवाने के लिए। जी। जिन्होंने गाड़ी बेची है उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के साथ गाड़ी बेची है। अब हमसे इंश्योरेंस कंपनी वापस पूछती है कि कहीं गाड़ी में स्क्रैच तो नहीं है, ये हम शामिल नहीं करेंगे, जबकि वो शामिल पहले से था। आपसे गाड़ी मैंने खरीदी, आपने इंश्योरेंस का पूरा पैसा दिया भाई साहब, 50,000 सही बात है। और मैंने वो 50,000 रुपए को काउंट करके आपको पूरा पैसा दिया। तो वो जो आपका इंश्योरेंस है उसका अधिकार मेरा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सही। आपने एग्रीमेंट किया तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली मुझे बेचा ना। बहुत वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। अब इसका तरीका ये है कि IRDA को एक नॉर्म्स, एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज को कि आप सबसे पहले आप इंश्योरेंस ट्रांसफर करो ना जी। आप पहले इंश्योरेंस ट्रांसफर करो, हम बाद में RTO में ट्रांसफर करवा लेते हैं। सही बात है, बिल्कुल काम खत्म, बिल्कुल वैलिड बात। इसी तरीके से आप बैंक के पास जाइए, RBI को बोलना पड़ेगा। बैंक आपसे ये नहीं पूछेगी कि गाड़ी एक्सीडेंटल है, खराब है, अच्छी है, बुरी है, उससे उनको मतलब नहीं है। बैंक वैल्यूएशन कर रहा है नंबर ऑफ ओनर्स के बेस पे कि गाड़ी सेकंड ओनर है तो हम कर देंगे, थर्ड ओनर के बाद हम लोन ही नहीं करेंगे। भले ही आपकी गाड़ी नई की नई गाड़ी हो, आपकी एकदम मतलब कोई गाड़ी लेके आ रहा है, उसने 2 महीने बाद भी अगर बेच दी, आपने मुझे सेकंड ओनर हो गई, मैंने आपके कैमरामैन को बेच दी, उसके बाद लोन नहीं तो होगा, थर्ड ट्रांसफर हो गई। हाँ। अब आपका कैमरामैन फंस गया म्यूजिकल चेयर में। ये बेचारा जहां बेचने जाएगा वो 10,000 चली हुई गाड़ी है और 15 लाख रुपए की गाड़ी है, उस पर कोई बैंक लोन करने को तैयार नहीं। कौन सा कानून? ये किस तरह के रूल्स हैं, ये किस तरह का कानून है, इस पर गौर फरमाना जरूरी है। आज इन सारे मुद्दों को हमने इस वीडियो के माध्यम से उठाया है। सरकार के जो नुमाइंदे, RTO के जो नुमाइंदे लगातार इसको देख रहे हैं, इस पीड़ा को समझिएगा, क्योंकि इस पीड़ा से, इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं बहुत सारे सपने केटर हो रहे हैं। कोई मर्सिडीज लेने का सोचता है, जेब में उतने पैसे नहीं होते, सोचना पड़ेगा सबको, और जब सोचेंगे तभी हो पाएगा। सर, आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े, हमने कई बातें की। एक बात और है NGT की। जी, NGT की। NGT पूरी दिल्ली NCR में आप जाइए, आपकी बिल्कुल नई गाड़ी है, शानदार, बढ़िया,
उसके 10 साल पूरे हो गए, आपने चला ही नहीं उसको, उस पर क्रॉस का निशान है कि कंडम हो चुकी, दिल्ली से बाहर। मतलब आरटीओ को ट्रांसफर करने से पहले व्हीकल की फिटनेस से कोई रिलेशन नहीं, वो बुक्स में है, अंग्रेजों के टाइम के बने हुए कानून है कि गाड़ी आपकी कितनी अच्छी कंडीशन में है, कोई पॉल्यूशन नहीं फैला रही, शानदार कंडीशन में है, आपके इंजन गियर बॉक्स सब बढ़िया है, उससे उनको मतलब नहीं। वो नंबर ऑफ ईयर पे कैलकुलेट होगा। ऐसे बहुत सी चीजें हैं सर। तो आपका इस व्यवसाय में बहुत लंबा अनुभव है सर, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हम्म बेसिकली सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत बहुत सी चीज़ों में चेंज किया है। सारे अ, हर फील्ड में देखें आप, सब कुछ डिजिटल हो गया है। जब नोटबंदी हुई तो तुरंत ऐप्स आई और हमारा पेमेंट सिस्टम पूरा चेंज हुआ। आज ऐप चलाना आम कार बाजार वाले से लेके हर कस्टमर को मालूम है। तो एक अच्छी सी ऐप होनी चाहिए आरटीओ की, और पूरे नेशनल लेवल पे उसका प्रचार प्रसार हो, इनको ट्रेनिंग दें कि ये काम कैसे करेगी ऐप पर। क्योंकि सब तो सारी आरसी लाइसेंस से लेके सब कुछ तो डिजिटल हो गया है। तो एक ऐप पर ये होना चाहिए कि ये व्हीकल को ट्रांसफर से लेके उसके पेमेंट से लेके टैक्सेशन से लेके सब अंडर वन रूफ हो, तो डीलर बेचारा अच्छे से कर पाएगा काम, परेशान नहीं होगा, और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट होगा। सिस्टमेटिक हर गाड़ी जो ट्रांसफर जब ऐप पे होगी तो नेचुरली गवर्नमेंट को एक अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा, बैंक्स को जो है वो आरटीओ और इंश्योरेंस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उन्हें प्रोडक्ट क्वालिटी के बेस पे फाइनेंस करना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ ईयर्स के बेस पे करना चाहिए। तीसरी चीज जो है, हम तब अच्छी सर्विस दे पाएंगे सोसाइटी को जब हमें उस व्हीकल की पुरानी हिस्ट्री अवेलेबल हो, हमें उससे रिलेटेड पार्ट्स, जैसे मारुति, हुंडई और टाटा, ये जो कंपनियां हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, ये कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छे से अपने पार्ट अवेलेबल करवाती है। तो इन जो बाकी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां हैं, कस्टमर ने गाड़ी उससे खरीदी है, वो अपनी सर्विस अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छे से करना चाहे तो उनको पार्ट देने चाहिए। जबकि आधे से ज़्यादा कंपनी में आप चला जाओ, पार्ट मिलेगा ही नहीं आपको, या पार्ट के दाम जैसे ही वो प्रोडक्ट बंद कर देते हैं 4 गुना बढ़ा देते हैं। उनको पार्ट मिलना चाहिए, सर्विस हिस्ट्री मिलनी चाहिए, और इंश्योरेंस में कोई क्लेम वगैरह है तो उसकी हिस्ट्री अगर डीलर्स को मिलेगी तो हम डेफिनेटली सोसाइटी को एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी गाड़ी दे पाएंगे, ताकि वो उसे अच्छे से एंजॉय करें। मेरा तो यही कहना है। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम महेश पारिक है, क्रेडिट क्रिएशंस के नाम से हमारी पुरानी फॉर्म है, और मैं पहले फाइनेंस में डील करता था, और पिछले 10-12 साल से मैं यूज़ कार में भी डील कर रहा हूँ। टीएन मिश्रा मार्ग पे हमारा ऑफिस है, जिसके अपने फ़ोटो लिए हैं। मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ, आप मेंशन कर लीजिएगा। तो इस इंडस्ट्री से जुड़ी कोई राय चाहिए या इन सुझावों से जुड़ी अगर स्टेक होल्डर्स को भी कोई राय चाहिए, कॉल कीजिए और समझिएगा सर से, लेकिन पूरी बात समझने के बाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू।